हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि हम एनआईएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनआईएस की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हम जो है वो आपका ब्लॉक 1 करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक 1 मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक 1 आप अच्छे से पढ़ लेना। ब्लॉक 1 में क्या है, आप ब्लॉक 1 में ये आपको पढ़ना है। ये आपको जो आपका ब्लॉक 1 है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये वाला आपका ब्लॉक है। और इसमें आपकी 2 यूनिट आपको पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, पहले फर्स्ट यूनिट के कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं करा दूंगा। फिर इसके बाद हम सेकंड यूनिट करेंगे, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे हम। सारे एमसीक्यूज सारे इंपॉर्टेंट, और सारे एमसीक्यूज जो मैंने लिए हैं वो आपके एनआईएस से ही उठाए हुए हैं। अब अगर आप इस यूनिट को पूरा पढ़ोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन उसी के अंदर मिल जाएंगे। मतलब बीच बीच में से भी उठाए हुए हैं कि कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो सारे आप मैंने ले लिए हैं। मतलब ये है कि आपने वो पढ़ लिया, एक बार रीड कर लिया, तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कहीं पर ढूंढने की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करें, वो आपको यहीं पर ही आपको मिल जाएगी सारा। तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। यूनिट 1 से भी मैंने काफी क्वेश्चंस बने हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने ले ली है, सारी कवर कर दी है। फिर हम यूनिट 2 करेंगे और इस तरह से ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएंगे, जो है ब्लॉक 2, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये अब करेंगे। तो सबसे पहले हम यही वाला करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और आपने अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड वाली फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले जाओ उसको रीड करो एक बार, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं है, एक बार रीड करके फिर वापस आने के इस वीडियो के एमसीक्यूज कर लो। सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। तो अब अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज क्लास 1 है और क्लास 1 में हम सारे एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की सारी प्रैक्टिस। और लगभग आज जो मैंने पहली क्लास में क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो लगभग 30 क्वेश्चंस लिए हैं। सारे एनआईएस से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब उसी में से ही लिए गए हैं। सारे पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने ले लिए हैं। तो इस तरह से आप इसके लगाइए क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अवेलेबल टेलीग्राम पे करा दूंगा, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, जो कि इजी है, काफी इतना टफ नहीं है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, विकास और वृद्धि को सबसे सही रूप में कैसे वर्णित किया गया है, किस तरह से वर्णित किया गया है। 4 ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मैंने करा दिए हैं, तो आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। आ स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या स्टैटिक प्रोसेस है? तो स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ये कैसा प्रोसेस है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस है ये? कहीं पढ़ा है ऐसा? या एनआईएस में भी ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस, तो डायनेमिक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन ऑप्शन डी भी चेक करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर अगर ऑप्शन डी आंसर दे रहा होगा तो हम सी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी है अ टेम्परेरी प्रोसेस, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एक टेम्परेरी प्रोसेस नहीं है, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इज नोन एज, सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सिर से पैर तक होने वाले विकास को क्या कहते हैं? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, लीनियर डेवलपमेंट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस में, का जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है डेवलपमेंट का, उसमें सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल आपने पढ़ा होगा। तो सिफेलोकॉर्डल क्या है? हेड टू टो है, यानी कि सिफेलो का मतलब ही क्या होता है? ब्रेन होता है ना। सिफेलो का मतलब ही क्या होता है? हेड होता है, और कॉर्डल का मतलब होता है टो, टो से होता है इसका। तो
सिंपल से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। प्रॉक्सिमो डिस्टल लीनियर डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, कैसा होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है, इसी तरह के स्पाइरल होता है, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, सीधी रेखा में सीधा सीधा डेवलपमेंट नहीं चलता। एक ही जैसे 10% की ग्रोथ से डेवलपमेंट हमेशा नहीं चलेगा, वो घटता बढ़ता रहेगा, कभी 10, कभी 30, कभी 40, कभी 50, इस तरह से रहता है। तो लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल बात वही होगी सीधी वाली, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, सिफेलोकोडल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड। शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पेरिफेरी, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिफेलोकॉडल, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डिस्टल या जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सेंटर टू पेरिफेरी। तो सेंटर टू पेरिफेरी की बात कौन सा करता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल करता है। सेंटर टू पेरिफेरी की बात कौन करता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल करता है। जनरल टू स्पेसिफिक की बात यहाँ पर नहीं हो रही, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही, या सिफेलोकॉडल की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर की डेप्थ, इसलिए एक्सप्लेन है तो वीडियो ज्यादा भी लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले पढ़ के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा, आपने पढ़ लिया है तो एमसीक्यूज करने में आसानी होगी, सीधा सीधा आंसर देखिए इसके, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। क्योंकि कॉन्सेप्ट में यहाँ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे होंगे नए उसके, लेकिन अभी टफ जब आएंगे तो आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो अभी इजी इजी मैंने इसलिए ले ली क्योंकि स्टार्टिंग में इजी इजी क्वेश्चंस ही उसमें दे रखे थे, लेकिन आगे जाकर काफी टफ हो जाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा अच्छा ये भी पढ़ना था, अच्छा ये तो मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, इसको तो मैंने इग्नोर किया था। तो वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अभी आपको आगे जाके। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो डेवलपमेंट क्या है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, यानी कि कहा था बूम टू टूम चलता है ना। तो इसकी जो व्याख्या कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के जो आपका डेवलपमेंट है वो कहां तक चलता है, वोम टू टूम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। इसकी बात कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, रैपिड ग्रोथ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग। रैपिड ग्रोथ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग यानी कि तेज वृद्धि किस अवस्था में देखी जाती है, ओल्ड एज में देखी जाती है, अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट में देखी जाती है, एडल्टहुड ओनली, या मिडिल एज में देखी जाती है। तो देखिए ओल्ड एज में रैपिड ग्रोथ कहाँ होती है ग्रोथ तो एक समय तक होती है ना, उसके बाद में रुक जाती है ना। तो ग्रोथ एडल्टहुड ओनली, सिर्फ एडल्टहुड में होती है ऐसा भी नहीं है, मिडिल एज में होती है ग्रोथ। लेकिन पूछ रहा है कि रैपिड का होती है ना, रैपिड पूछ रहा है। सिर्फ रैपिडली लगा हुआ होता तो मैं मिडिल एज के साथ जा सकता था, है ना, एक समय के लिए, लेकिन यहाँ पर रैपिड पूछ रहा है। तो रैपिड होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट, क्योंकि मुझे पता है कि अर्ली चाइल्डहुड में तो तेज होता ही है और एडोलेसेंट में भी बहुत तेज होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जब मुझे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ कहाँ होती है, अर्ली चाइल्डहुड में भी होती है और एडोलेसेंट में भी होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शंस हैं आपके, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट, सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं,
बॉयज मेच्योर अर्लियर देन गर्ल्स, लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व होते हैं। ईच चाइल्ड डेवलप्स डिफरेंटली, हर बच्चा अलग अलग विकसित होता है। या डेवलपमेंट डिपेंड ओनली ऑन हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड होता है डेवलपमेंट? भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, हेरिडिटी पे सिर्फ डेवलपमेंट डिपेंड नहीं होता। किस पे? दोनों पे होता है, एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल होता है। ईच चाइल्ड डेवलप डिफरेंटली, ईच चाइल्ड डेवलप डिफरेंटली, ये कुछ कुछ हमें ठीक लग रहा है। बॉयज मेच्योर अर्लियर देन गर्ल्स, लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से पहले परिपक्व होते हैं। अगर आप एनआईएस में देखेंगे ना तो ये आपको स्टेटमेंट कहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसमें है बॉयज, लड़के जो हैं लड़कियों से पहले मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एनआईएस पढ़ोगे तो एनआईएस में लिखा है कि लड़कियां पहले ज्यादा मेच्योर हो जाती हैं, किससे? लड़कों से। तो वहां पर ये लिखा है, तो ये इसका उल्टा लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम, सेम रेट नहीं होती, रेट क्या होती है? सबकी अलग होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बैबलिंग बिफोर स्पीकिंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शब्द बोलने से पहले बैबलिंग किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सोचना है। अगर आपने बैबलिंग वगैरह की स्टेजेस, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी होंगी तो यहाँ है, और सबसे बेहतर है कि एनआईएस से ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर। ठीक है, तो इसका आंसर सोचिए थोड़ा और स्टॉप करिए, पॉज करिए, ताकि आप इसका आंसर लगा सके। ठीक है, तो इसका आएगा आपका स्पेसिफिक टू जनरल डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए मॉरल डेवलपमेंट की बात तो ये नहीं कर रहा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे कि शब्द बोलने से पहले बैबलिंग किसका उदाहरण है? बच्चा शब्द बोलने से पहले बैबलिंग करता है, तो नॉर्मल सी बात है ना, पहले बैबलिंग करेगा उसके बाद ही तो शब्द बोलेगा, ये एक स्टेजेस है ना, कूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, उसके बाद जाकर वो शब्द बोलेगा, उसके बाद सेंटेंस बोलेगा, इस तरह से। तो ये मॉरल डेवलपमेंट का एग्जांपल नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जांपल नहीं है, और स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक का आपका एग्जांपल है कि सबसे पहले वो जनरल चीजें करेगा, कूइंग, बैबलिंग ये सब करेगा, उसके बाद जाकर वो स्पेसिफिक चीजें करेगा, जैसे शब्द बोलना, सेंटेंसेस बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल विच एक्सप्लेन्स मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स एंड अगेन पार्ट्स टू होल इज, जो सिद्धांत संपूर्ण से भागों और फिर भागों से संपूर्ण की ओर गति बताता है वह है, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? कंटिन्यूटी हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी होता है, या फिर डायरेक्शन हो सकता है। तो इसका हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना। जो सिद्धांत संपूर्ण से भागों और फिर भागों से संपूर्ण की ओर गति करता है वो क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं हो सकता, डायरेक्शंस की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, प्रेडिक्टेबिलिटी की बात भी नहीं आ रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेट करता है और उसके बाद ही बच्चा एक्शन करता है। ठीक है, तो जो सिद्धांत संपूर्ण से भागों और फिर भागों से संपूर्ण की ओर गति बताता है वह है इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट जो है आप खुद पढ़ें तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेडिक्टेबिलिटी इन डेवलपमेंट मींस, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट इज फिक्स, डेवलपमेंट फिक्स तो नहीं होता। फ्यूचर डेवलपमेंट कैन बी एस्टिमेटेड, फ्यूचर डेवलपमेंट कैन बी एस्टिमेटेड यानी कि भविष्य के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर एडोलेशन, एडोलेशन के बाद
है ना, किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट आइडेंटिकली, सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं, एक साथ एक जैसे विकसित होंगे। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचे कौन से? बी और सी। तो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, लेकिन बेहतर कौन है ना? बी ज्यादा सही है या फिर सी ज्यादा बेहतर आंसर इसका दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है या सी है, ये आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी हमें दोनों ही, जैसे इसमें भी पॉजिटिव बात है कहीं ना कहीं, इसमें भी पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो बात कही जा रही है वो ऑप्शन नंबर बी में कही जा रही है ना? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन साइंटिफिक लिटरेचर द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर जनरली, क्या है ना? वैज्ञानिक साहित्य में वृद्धि और विकास शब्द सामान्यतः क्या है, किस तरह से यूज किए जाते हैं, है ना? तो साइंटिफिक लिटरेचर में, ये है ना, साइंटिफिक लिटरेचर में ये कहाँ है? टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये पूछ रहा है, सिंपल सा है। तो यूज डिफरेंटली, यूज इंटरचेंजेबली, ऑपोजिट इन द मीनिंग और अनरिलेटेड टू ईच अदर। तो साइंटिफिक लिटरेचर में सिंपल है किस तरह से ये दोनों वर्ड्स का यूज किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वो आपका इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ठीक है, ये एनआईएस में आपको मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे ना तो उसी में वहां पर लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चंस डीएसएसबी भी बना सकता है, जैसे मैंने बना दिया है ना, इस तरह से ये डीएसएसबी में भी आ सकता है। तो इसका सिंपल आएगा कि साइंटिफिक लिटरेचर में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यूज किया जाता है, इन वर्ड्स का यूज वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्रोथ प्राइमरली रेफर टू, ग्रोथ प्राइमरी तौर पर किसको रेफर करता है? इमोशनल मैच्योरिटी को, सेलुलर मल्टीप्लिकेशंस को, सोशल एडजस्टमेंट को या मॉरल डेवलपमेंट को? तो ग्रोथ किसको रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 किसको करता है? तो इमोशनल को करता है ना? देखो मॉरल डेवलपमेंट की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना? ग्रोथ प्राइमरी रेफर करता है, ग्रोथ की बात हो रही है, और किसको रेफर करता है? सोशल एडजस्टमेंट की बात भी यहाँ पर कहीं नहीं हो रही है, और इमोशनल मैच्योरिटी की बात भी नहीं हो रही है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ की बात है। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ से रिलेट कर लो आप उसको। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी ऐसे लग रहा हो कि मैं आराम से बोल रहा हूँ, तो वीडियो को 2x पे देखिए। ठीक है, तो आपको बेहतर जल्दी इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे और वीडियो भी समझ में आ जाएगी। तो इसे 2x पे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, विकास को सबसे सही रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सबसे बेस्ट किस तरह से परिभाषित किया जाता है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, डेवलपमेंट को, लर्निंग ऑफ स्किल्स ओनली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिजिकल ग्रोथ ओनली। तो इसका 13 का आंसर क्या हो सकता है? बेस्ट आंसर वो आप मुझे बताएंगे। तो अगर हम देखें तो हाइट और वेट की बात क्या ये क्वेश्चन कर रहा है? डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, हाइट वेट की बात तो ग्रोथ में होती है। लर्निंग ऑफ स्किल्स, तो लर्निंग की बात भी यहाँ नहीं हो रही। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रोथ रेफर टू चेंजेस इन, वृद्धि किसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है? वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रोथ की बात हो रही है। चाइल्ड एज अ होल, पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर ओनली, मेंटल एबिलिटी, सोशल बिहेवियर ओनली। तो क्या बेस्ट रहेगा इसके अकॉर्डिंग? तो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन क्या लग रहा है? तो देखिए, जब वर्ड में ओनली आ जाए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं 90% के वो गलत ही होता है। ठीक है, तो सोशल बिहेवियर ये तो हो ही नहीं सकता। सोशल बिहेवियर की बात तो यहाँ नहीं, ग्रोथ की बात हो रही है ना? चाइल्ड एज अ होल, पूरे बच्चे में, है ना?
मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में आप पढ़ लें, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चाइल्ड एज अ होल, तो ए भी नहीं हो सकता। तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में से कौन सा आपका बेस्ट रहेगा? तो ओनली वर्ड आ गया यहाँ पर, है ना। द मेंटल एबिलिटीज की बात, ग्रोथ में मेंटल एबिलिटीज का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, विकास किससे संबंधित है? विकास जो है वो किससे संबंधित है बताइए? पर्टिकुलर ऑर्गन से, सेलुलर डिवीजन से, या चाइल्ड एज अ होल से, या मोटर स्किल्स ओनली? तो जो डेवलपमेंट है वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो सकता है? तो चाइल्ड एज अ होल, सेलुलर डिवीजन, पर्टिकुलर ऑर्गन्स, क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर इसका जो होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं हो सकता, इसकी बात ये नहीं करता। सेलुलर की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 15 सेलुलर की बात कर रहा है, सेलुलर डिवीजन की बात नहीं कर रहा है ना। मोटर्स स्किल्स की भी बात नहीं हो रहा, यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड एज अ होल की, है ना, चाइल्ड एज अ होल की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू सम फिजियोलॉजिस्ट ग्रोथ इज प्रोसेस विच अकर्स। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो होती है, मनोवैज्ञानिकों का अकॉर्डिंग पूछिए, है ना, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पूछिए, विद कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, विदाउट एनी डायरेक्शन और कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल, ओनली थ्रू लर्निंग, ओनली ड्यू टू हेरिडिटी। सिर्फ हेरिडिटी का रोल नहीं होता इसका, है ना। ओनली थ्रू लर्निंग, सिर्फ लर्निंग से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सिर्फ लर्निंग की बात तो नहीं हो रही। विद कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, इसकी बात भी नहीं कर रहा ये क्वेश्चन, है ना। साइकोलॉजी, ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ विच ऑकर, तो विदाउट एनी डायरेक्शन, कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल, व्यक्ति के किसी नियंत्रण या दिशा के बिना, है ना, ये ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोथ डिपेंड अपॉन, ग्रोथ जो है किस पे डिपेंड करता है? लर्निंग पे डिपेंड करता है, मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है, मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों पे डिपेंड करता है, या इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है? इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, तो लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता, है ना। लर्निंग पे करता है, मैच्योरेशन पे, लेकिन सिर्फ लर्निंग पे करता है ये कहना गलत है। मैच्योरेशन पे करता है सिर्फ, ये कहना भी गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जब हमें एक में मिल रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, ये भी कहना सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोनों पे डिपेंड करता है, एक ही ऑप्शन में दोनों मिल गए तो ज्यादा बेहतर है कि यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो मैच्योरेशन रेफर टू चैलेंजेस इन, परिपक्वता का संबंध किसमें होने वाले परिवर्तन से है ना। मैच्योरेशन का संबंध किससे होने वाले परिवर्तन से है, तो एनवायरनमेंट से, सिर्फ एनवायरनमेंट से है ये कहना तो गलत है, सिर्फ एनवायरनमेंट से ये कहना गलत है ना। सोशल इंटरेक्शन से है, इमोशनल बिहेवियर से है, मसल से, नर्वस सिस्टम, ड्यू टू टाइम, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, तो सोशल इंटरेक्शन से नहीं है और इमोशन से भी नहीं है, सिर्फ क्या है, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम ड्यू टू टाइम, समय के कारण मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में है, ठीक है, परिवर्तन से है ना। जो बात इसमें कही जा रही है उसका सिंपल सा जो पूरा कर रहा है वो यही कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन में इन क्वेश्चंस की ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना एनआईएस पढ़ के आओ, जो मैंने यूनिट 1 बताई ना, ब्लॉक वन की फर्स्ट यूनिट पूरी पढ़कर आओगे तो डायरेक्ट आंसर ही लगाना है आपको, फिर आपको ये नहीं देखना एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन तो आपने पढ़ ली, बुक में लिखी हुई है सब। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लर्निंग रेफर टू, अधिगम, लर्निंग का क्या मतलब है? जेनेटिक
इनहेरिटेंस, इसकी बात नहीं करता लर्निंग। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करता है लर्निंग, इससे जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल, एज रिलेटेड चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस की बात तो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से सही कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशंस की बात भी नहीं करता, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति पर कार्य करने वाले पर्यावरणीय शक्ति, है ना, कि एनवायरमेंट का काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि लर्निंग ज्यादा बेहतर होती है ना, ये ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। टोटल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज, टोटल डेवलपमेंट क्या होता है? एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका डेवलपमेंट फिजिकली, है ना, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, कॉग्निटिवली, सभी तरह से होना चाहिए, उसे टोटल डेवलपमेंट कहते हैं, कि सभी एस्पेक्ट समान रूप में डेवलप हो रहे हैं, वो टोटल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, संपूर्ण विकास को किस रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है। रैंडम चेंजेस में, है ना, अ फिक्स प्रोसेस में, अ सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ चेंजेस में, अ सडन चेंज में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि रैंडम नहीं होता भाई, है ना, डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, अचानक से हुए परिवर्तनों को डेवलपमेंट नहीं कहते, रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट नहीं कह सकते। फिक्स भी नहीं होता, डायनेमिक होता है, फिक्स या स्टैटिक नहीं होता, डेवलपमेंट डायनेमिक होता है ना। सीक्वेंस क्या है? सडन, अचानक से तो नहीं होता, धीरे धीरे होता, सीक्वेंस में होता है, एक पैटर्न में होता है, ये बात सही है कि डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है और एक पैटर्न में होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है ग्रोथ प्रोसेसेस आर इफेक्टेड बाय, वृद्धि की प्रक्रियाएं किससे प्रभावित होती हैं? सिर्फ एज से होती हैं, इंटेलिजेंस से होती हैं सिर्फ, या स्कूलिंग से होती हैं सिर्फ? क्वेश्चन नंबर 21, तो सिर्फ एज से नहीं होती, सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होती, या सिर्फ स्कूलिंग से नहीं होती, किससे होती है? कंडीशनिंग ऑफ इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, पर्यावरण से अंतरक्रिया करेगा तभी आपका बेहतर ये होती है, मतलब प्रभावित करती है। वृद्धि की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? इससे ज्यादा बेहतर प्रभावित होती है, किससे? इंटरेक्शन से, वो भी किसमें? एनवायरमेंट पे इंटरेक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ प्रोसेसेस टेक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, निम्न में से कौन सी वृद्धि प्रक्रिया कम समय लेती है ना, कौन सी वृद्धि की प्रक्रिया है जो सबसे कम समय रहती है? इमोशनल मैच्योरिटी, लर्निंग टू वॉक, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं हो सकता, है ना। क्वेश्चन को समझना है पहले, अगर क्वेश्चन आप समझोगे नहीं तो आंसर भी सही नहीं दे सकते, है ना। निम्न में से कौन सी वृद्धि प्रक्रिया कम समय लेती है ना, समय कम लेती है, कौन सी है वो, है ना? तो लर्निंग टू वॉक, है ना, चलना सीखना कम समय लेती है, इसमें कम समय लगता है। या मॉरल डेवलपमेंट, समय लगता है, मॉरलिटी आने में तो समय लगता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें भी समय लगता है, यानी कि किसी पर्सनालिटी डेवलप होने में तो समय लगेगा ना, ऐसे थोड़ी अचानक से पर्सनालिटी किसी की डेवलप हो जाती है ना। मॉरलिटी सीखने में भी समय लगता है, मॉरल वैल्यूज सीखने में समय लगता है ना। मेच्योरिटी भी एकदम नहीं आती, जैसे जैसे आप बड़े होते चले आते हैं अपने अनुभव से सीखते हैं और आप ज्यादा मेच्योर होते चले आते हैं, है ना, तो वो चीज भी है। लर्निंग टू वॉक ये बेहतर है ना, कम समय में चलना सीख लेता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 20 बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। ग्रोथ इज आइडेंटिफाइड बाय, ग्रोथ वृद्धि की पहचान किससे की जाती है? ठीक है, कंपेयरिंग प्रेजेंट बिहेवियर विद फ्यूचर बिहेवियर, कंपेयरिंग अर्लियर बिहेवियर विद प्रेजेंट बिहेवियर, ऑब्जर्विंग इंटेलिजेंस लेवल, या मेजरिंग इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 23 है। स्टॉप करिए वीडियो को और इसका आंसर लगाइए कि ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है और आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये है कि कंपेयरिंग प्रेजेंट बिहेवियर विद फ्यूचर बिहेवियर, यानी कि वर्तमान और भविष्य के व्यवहार की तुलना करेंगे, तुलना तो नहीं करेंगे हम, है ना। पूर्व व्यवहार और वर्तमान व्यवहार की तुलना से, यानी कि दोनों की तुलना करेंगे, पहले की और आज की, ये ज्यादा बेहतर है ना, इससे तो बेहतर है।
अगर हम देखेंगे ऑब्जर्विंग इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल का ग्रोथ से नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। वृद्धि की पहचान किससे की जाएगी? वृद्धि के स्तर देखने से नहीं की जाएगी, है ना, भावनाओं को मापने से की जाएगी, इमोशन से तो नहीं की जाएगी वृद्धि की पहचान। ये है कि वृद्धि की पहचान की जाएगी कंपेयरिंग अर्लियर, यानी कि पूर्व व्यवहार, पहले के व्यवहार को और आज के व्यवहार को देखकर, है ना, ये ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस राइट फ्रॉम, है ना, वृद्धि और विकास किस समय से प्रभावित होने लगते हैं, किस समय से, वो कौन सा समय है जब वृद्धि और विकास प्रभावित होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए स्टॉप करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 24, तो बर्थ से क्वेश्चन नंबर 24, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, है ना। वृद्धि और विकास कब से स्टार्ट हो जाते हैं? बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं, सही है भाई। चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाए, चाइल्डहुड से नहीं, बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। कंसेप्शन, देखो अगर कंसेप्शन नहीं होता तो मैं बर्थ ही लगाता आंसर, एडोलेसेंस से तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि विकास तो जन्म से शुरू हो जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो आंसर ये होता, है ना, लेकिन इस दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो फिर ये है कि कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है, नहीं गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर आपका ये हो सकता है। अगर इसकी जगह एक और वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, वो है प्रीनेटल, इस वर्ड को भी इसकी जगह हो सकता है कि ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो आप ये लगाना, ठीक है, बर्थ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः किस प्रकार वर्गीकृत, क्लासिफाई किस तरह से किया गया है? फिजिकल एंड मेंटल, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या बायोलॉजिकल एंड सोशल, है ना। 25 का बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो ज्यादातर मुझे लग रहा है इसका आंसर बी लगाने वाले हैं, और लगा भी दिया होगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, क्योंकि जहां पर ये दिख जाता है वहां ज्यादातर लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मतलब किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ना। क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, प्रभावित करने की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो हम इसको नहीं कह सकते, फिजिकल एंड मेंटल नहीं कह सकते, हेरिडिटी एनवायरनमेंट नहीं कह सकते, इंटरनल और एक्सटर्नल कहेंगे हम, है ना, इन दो में वर्गीकृत किया जाता है ना। और सिंपल है, हेरिडिटी का मतलब इंटरनल से होता है और एनवायरनमेंट का मतलब एक्सटर्नल से होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर, निम्न में से कौन सा आंतरिक कारण है? इंटरनल फैक्टर बताना है कौन सा कारण है। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन अपने आप में पूरा नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर, है ना, ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह से, है ना, तो इसमें सिर्फ ये लिखे इंटरनल फैक्टर पहचानना कौन सा है, तो इंटरनल पीयर ग्रुपिंग एक्सटर्नल है ना। 26 देखेंगे तो पीयर ग्रुपिंग एक्सटर्नल है ना। हेरिडिटी इंटरनल में आता है, न्यूट्रिशन आफ्टर बर्थ ये एक्सटर्नल है, सोशल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, तो हेरिडिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है हेरिडिटी प्ले इट्स रोल मेनली एट द टाइम ऑफ, अनुवांशिकता मुख्य रूप से किस समय अपनी भूमिका निभाती है ना, हेरिडिटी का निभाती है अपनी भूमिका, बर्थ में, एडोलेसेंस में, कंसेप्शन में, या स्कूल एज में। तो इसका आंसर तो सिंपल है कि बर्थ में निभाती है, कंसेप्शन तो एडोलेसेंट तो नहीं होता और स्कूल एज भी नहीं हो सकता, तो बर्थ या कंसेप्शन में। हेरिडिटी बताइए सबसे बेस्ट, बर्थ में और कंसेप्शन में, इन दोनों में से एक आंसर सही है, आप मुझे बता सकते हैं, है ना, कमेंट कर दीजिए चाहिए तो। 27 क्वेश्चन नंबर
27, क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा कंसेप्शन, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है वो जब फॉर्म हो रहा होता है, बेबी फॉर्म हो रहा होता है वomb में, तभी आपको ये गुण जो होते हैं वो मिल जाते हैं। आपकी हेरिडिटी जो पेरेंट्स के गुण जो होते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं, तो कंसेप्शन के समय ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के जीन्स एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर फ्रॉम, जीन और क्रोमोसोम किससे स्थानांतरित होते हैं बताइए। सोसाइटी से होते हैं? सोसाइटी से तो नहीं होंगे, स्कूल से भी नहीं होंगे, इमीडिएट पेरेंट से, टीचर से, है ना, इमीडिएट पेरेंट से या टीचर से। टीचर से तो नहीं हो सकते इसका तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज मेनली डिसाइडेड बाय हेरिडिटी, निम्न में से कौन सा गुण मुख्यतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? कौन सा निर्धारित होता है? हेरिडिटी से। मॉरल वैल्यूज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कलर ऑफ आई, सोशल एडजस्टमेंट। 29 ऑप्शन नंबर, तो हेरिडिटी से डिसाइड होता है आइस का कलर। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? यही है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके हेरिडिटी से नहीं, एनवायरनमेंट से डिसाइड होते हैं, लैंग्वेज, मॉरल और सोशल। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट है आज का क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ थ्रू, अंतस्रावी ग्रंथियां वृद्धि को किस माध्यम से प्रभावित करती हैं? ब्लड प्रेशर से, हार्मोन से, मसल से या आपकी बोन्स से? देखिए, आप जब आप एनआईएस पढ़ रहे होंगे ना, तो एनआईएस में ये लिखा हुआ है, ये लाइन एग्जैक्ट लिखी हुई मिल जाएगी आपको, तो वहां से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, वहीं इसका आंसर भी है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो, वरना जिसने ऐसे पढ़ के निकल गया होगा ना और ये क्वेश्चन डीएसएस में आ गया इस टाइप का, एंडोक्राइन ग्लैंड से आ गया, तो एनआईएस से आया, आप इसको चैलेंज भी करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसका आप देख लीजिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन से। एंडोक्राइन ग्लैंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, अंतरावश्यक ग्रंथियां वृद्धि को किस माध्यम से प्रभावित करती है? तो वो हार्मोन्स के जरिए प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और हार्मोन्स ही आपका एनआईएस में लिखा है, अगर आप देखेंगे तो एनआईएस में हार्मोन्स ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, अगर आपने वो यूनिट ठीक से पढ़ी होगी तो, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन मैंने 30 करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इस तरह से यूनिट वाइज चलते जाएंगे, और अभी यूनिट 1 ही चल रही है, अभी यूनिट 1 के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे एनआईएस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। हालांकि मैं इनको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा क्वेश्चंस को, बस मैं आंसर्स बताऊंगा। क्वेश्चंस आपको खुद पढ़ने हैं, खुद समझना है। एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट जरूर करें, कि मैं समझ सकूं कि आपको किस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, फिर उससे रिलेटेड मैं डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज्यादा इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।